तो कुछ चीज़ें नोट कर देता हूँ मैं। शिफ्टिंग पेन के लिए मैंने बताया इंसोमेनिया, इंसोमनिया। निया के लिए मैंने बताया WE। बोन पेन के लिए मैंने बताया C4। स्मॉल जॉइंट्स के लिए मैंने बताया C6। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी ये थेरेपेटिक यूजेस में मैंने आपको बताई है। हैंगओवर के लिए मैंने बताया स्क्रोफलोसोवन। किस डाइल्यूशन में या कैसे यूज करना है वो सब आप ध्यान रखेंगे। जैसे S5D6 में रहेगा इंसोमिनिया, WD4 में रहेगा। D4 में आप लीजिए इसको बोन पेन में, ये आपका D6 में आपको देना है स्मॉल जॉइंट्स। D6 में काम करेगा हैंगओवर, ये 30 में दीजिए आप। बेस्ट रहेगा, या D4 में दे सकते हैं। D4 में देना है तो 1 ड्रॉप देंगे, 1 to 2 ड्रॉप देंगे। 2 ड्रॉप्स 1 गिलास पानी में। मतलब एक लाइटर डाइल्यूशन के वे में यूज करेंगे हम इसको। इसके अलावा आप फीवर में भी सिंगल यूज कर सकते हैं। F1 को यूज कर सकते हैं आप फीवर के केस में। F1 को D6 में बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। D6 में सिंगल सिंगल रेमेडी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और और भी बहुत सारी चीजें हैं फीमेल के लिए, मैंने बताया आपको। ठीक है। जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम नजर आती है तो वैन 1 और 200 में दें आप इसको। वीकली डोज दे सकते हैं, स्टार्टिंग में कुछ दिन कंटिन्यूस देंगे, उसके बाद आप वीकली डोज दे दीजिए उसको, पेशेंट को। इसके अलावा और कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। जैसे पेशेंट का बिहेवियर आप देख सकते हैं, या पेशेंट कोई चीज ऐसी बोले, या उसके घर वाले आपके उसके बारे में कुछ ऐसा बोले। आप उनसे पूछ पूछ सकते हैं कि ये जो बिहेवियर, ये जो, या वो मिसबिहेव करता है, उससे पूछे ये केवल इसी के लिए है या इसकी फैमिली ट्री में भी कोई ऐसा है। यानी कि जेनेटिक कोज ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर मिल जाए तो वेनेरियो 1 उस पेशेंट को देना ही है। इवन अगर बहुत क्रोनिक डिजीज है, बहुत पुरानी है, 1 साल से ऊपर के डिजीज है, तो वेनेरियो 1 आप दे ही, मैं हर बार बोलता हूँ कि आप उसको वेनेरियो 1 दे ही पेशेंट को, तभी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी रेमेडी है वो काम करेगी। और एक चीज़ और भी है वेनेरियो 1 के बारे में ही अगर वैक्सीन इफेक्ट्स हैं, ठीक है, तो भी वैन 1 दीजिए आप। वैन 1 200 लगातार 1 हफ्ते तक डेली दे दीजिए पेशेंट को, या 3 डेज के लिए दे दीजिए, या सिंगल डे में 3 डोज दे दीजिए। वैन 1 सुबह, वैन 1 दोपहर, वैन 1 शाम को 200, और नेक्स्ट डे से स्टार्ट करा दीजिए। कोई भी वैक्सीन जब पेशेंट लेता है तो एक वैक्सीन उसके शरीर में, वो तो अपोज करती है जिसके लिए वैक्सीन को दिया गया है। उस पर्टिकुलर जो वायरस है उसके लिए ही तो वैक्सीन क्या है, पेलोड है। वैक्सीन इज जस्ट लाइक अ पेलोड जो हमारी बॉडी में ऐड कर दिया गया, एंड इट विल अपोज सेम टाइप ऑफ इंट्रोडर्स और सेम टाइप ऑफ थिंग्स जो बाहर से उसको आएगी उसको वो अपोज करेगा। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कई बार वैक्सीन कुछ ऐसे बैरियर्स बॉडी में क्रिएट कर देती है जिससे कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। कुछ जो ट्रीटमेंट है उनमें हर्डल जो है वो क्रिएट होते हैं, खासकर नेचुरल रेमेडीज। होम्योपैथी भी जिसने बहुत अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि मैं जो चीज़ पढ़ता हूँ वो बहुत गूढ़ता के, बहुत गहराई से पढ़ता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि होम्योपैथी में मेरा चला नहीं, या होम्योपैथी वो नहीं है। मैं मेरी
मनोस्थिति वैसी बन गई थी कि बहुत ज्यादा सिलेक्शन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पिछले कुछ सालों से। नहीं तो वहां भी बहुत डीपर चीजें हैं, जैसे कोई पेशेंट आया उससे पूछिए, इवन बच्चा भी है, उसको वैक्सीन लगे हुए जल्दी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो उसको वेनेरियो वन दी जाती है हमेशा सिंगल डोज। एक अच्छा, अगर कोई क्लासिकल तरीके से करता है तो। इवन कुछ रेमेडी तो ऐसी हैं जो वेन वन के बाद ही इफेक्टिवली वर्क करेंगी, जैसे टुबरकुलोनेम है, जैसे बेसिलिनम है। ये दोनों एक ही रेमेडी है, नाम अलग अलग है, टेम्परामेंट प्रकृति अलग अलग है दोनों। रिंग वर्म के लिए या ट्यूबरकुलस कोई पेशेंट है उसके लिए ये दोनों रेमेडी देनी है, तो एक सिंगल डोज वैन वन की दे दी जाती है पहले, फिर नेक्स्ट डे एक डोज इनकी दे दी जाती है, या 3 डेज के बाद या 1 वीक के बाद ये इनकी एक डोज दी जाती है। लेकिन एक्चुअली वहाँ वैन वन नहीं है, वहाँ तो थूजा है, तो वो थूजा देते हैं। वैन वन नहीं निकल रहा है क्योंकि अब तो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ही रमे हुए हैं कम्प्लीटली। तो हमारे पास थूजा है वेनेरियो वन में, लेकिन दूसरे प्लांट भी हैं, 15-16 प्लांट और भी हैं वेनेरियो वन में। ये बहुत ब्रॉड रेमेडी है वेनेरियो वन, पेन किलर भी है, सेडेटिव भी है, एंटी इन्फेक्शियस भी है। केवल थूजा ही नहीं है, और भी 15 प्लांट्स हैं, तो सबसे ज्यादा प्लांट्स वेनेरियो वन में ही है। अब जैसे रस्टॉक्स का सिलेक्शन होम्योपैथी में करेंगे भाई, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, रेस्टलेस पेशेंट के लिए है, फिजिकल प्रॉब्लम है, रेस्टलेस रहता है, मेंटली रेस्टलेस है तो अर्सेनिकम एल्बम है या एकोनाइट है, लेकिन फिजिकली पैर पटकता है, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, इसलिए एक पोजीशन में रह ही नहीं सकता है, तो रस्टोक्स है। लेकिन हम इस बेस पे सिलेक्शन नहीं कर सकते ना, हमारी तो 10 रेमेडी में रस्टोक्स है, C12 C17। लेकिन इन सिचुएशन के लिए तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं ना, नर्व पेन है, मस्कुलर पेन है तो C3, बोन पेन है तो C4, इन्फ्लामेशन भी है साथ में तो C5। ये सिलेक्शन तो हम भी कर सकते हैं ना, और जब रेमेडी हम पढ़ेंगे, एक्चुअली आगे क्या पेस रहेगा हमारी क्लास का और क्या स्टैंडर्ड रहने वाला है, वो भी आज की क्लास से निकल रहा है। बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन रहेगा, कब C3, कब C5, कब C4, कब C6। C10 डाइजेस्टिव रेमेडी है, ओरिजिनल C6 के बाद जो आती है। C13 ईयर नोज एंड थ्रोट, म्यूकस मेम्ब्रेन, सबकुटेनियस टिश्यूज। C15 डाइजेस्टिव रेमेडी है, हर्निया की रेमेडी है, वही मैंने बताया था आपको। C17 कंप्लीट एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्प्लेनिक सिक्रेशन, पैनक्रियाटिक सिक्रेशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो वही सब तो हमें सीखना है, लेकिन C1 अगर यहाँ यहाँ काम करती है तो उसके पीछे इन प्लांट्स का हाथ है। कई बार C1 का सिलेक्शन हम वहां कर लेते हैं जो मटेरिया मेडिका में नहीं है, बिकॉज ऑफ प्लांट, एंड C1 काम करती भी है उसी तरीके से। ठीक है जी। तो ये हमारा थेरेपेटिक है। अब हम सबसे पहले कुछ एक्यूट प्रोटोकॉल्स की तरफ चलता हूँ, क्योंकि हो सकता है मीटिंग एंड हो जाए। केस टेकिंग थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, और इसको हम ये कंप्लीट क्लास में ही आएगा, आज की क्लास के बाद पॉसिबिलिटी है कि इसको, ये हो सकता है कि हम कल इसको करेंगे, अभी पूरा ना हो पाए तो कल इसको हम करेंगे पक्का। कुछ क्रोनिक कंडीशन जो हमारे पास, सॉरी एक्यूट कंडीशन जो हमारे पास आती हैं। कोल्ड का मैंने कल आपको बता दिया था, ठीक है। कोल्ड का ऑलरेडी मैं कल बता चुका हूँ कल वाली क्लास में। आज आप कफ का देखिए। बाकी फॉर्मूले तो क्लास में होंगे ही हमारे। P4, P3 एंड बी, वो छोटे प्रोटोकॉल बता रहा हूँ, बड़े नहीं बताऊंगा वो ज्यादा। D6 और C13, P4, P3, B13, केवल D6 ये देने से। अब अक्यूट केस है। इसका मतलब क्या है कि हमें 2-3 दिन में, मैक्सिमम 5 डेज में पेशेंट को जो है वो रिकवर करना है, 70% तक रिकवर करना है, उसकी स्टेज आगे नहीं जाने देनी है।
कफ की भी और कोल्ड की भी। कोल्ड का वो प्रोटोकॉल आप चलाएंगे तो वो उसी स्टेज में उसको रोकेगा और ठीक करेगा, जो मैंने कल आपको बताया था। साथ में एक्सटर्नल चीजें भी बताई थी। इसको आप यूज करिए, छोटे बड़े सबको दे सकते हैं। ग्लोबिल बना लीजिए इसके। कफ का गोल्डन फॉर्मूला भी आएगा, वो आगे बताऊंगा जब हम क्लास करेंगे। एस टेन में आएगा वो, जब एस टेन पढ़ाऊंगा तब कफ का गोल्डन फॉर्मूला आएगा, जो आप परमानेंट अपनी टेबल पे बना के रखेंगे। मैंने आपको बताया था 4 5 6 ऐसे प्रोटोकॉल बताऊंगा जो टेबल पे रखेंगे, पूरी प्रैक्टिस उन्हीं से हो सकती है आपकी। उस सीक्वेंस में एक मैं डिस्क्लोज कर चुका हूँ क्लास में ऑलरेडी, वो स्किन का क्रॉस फॉर्मूला। हालांकि आगे भी बताऊंगा उसको, स्क्रोफलोसो 5 में जब आएगा S3 में, तो आपको बताऊंगा। हाउ मैनी ड्रॉप्स। मीरा मैम, ये बार बार पूछने की जरूरत है क्या, जब मैं डोजोलॉजी पे लेक्चर ले चुका हूँ। डोज पे ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है। किसको कितने ड्रॉप देने हैं और कितनी बार रिपीट करना है, ये लास्ट क्लास में हो चुका है। और मैं ये चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट सीखे। जो लोग क्लास कर रहे हैं वो कम से कम नोट डाउन करें, साथ के साथ लिखें। मैं तो बहुत इजी वे में पढ़ा रहा हूँ, आपको सामने दिख भी रहा है, बहुत तेजी नहीं है। और टॉपिक स्विच नहीं करता हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। अब अभी टॉपिक पढ़ाते हुए मैं ऐसे नहीं करता, अभी इस पे हूँ फिर दूसरे पे चला गया फिर तीसरे पे चला गया, नहीं, पहले कंप्लीट होना है फिर। तो एक्यूट प्रोटोकॉल रखे हैं मैंने, ताकि आपको, कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं, वो मिले। कोल्ड का मैंने बताया था, फीवर का देखिए। F1WE, केवल F1WE। D10। D6 से भी हो जाएगा काम, D6 से ना हो तो D10। पहले फ्रिक्वेंट डोज दीजिए। 1 घंटे में 4 डोज दे दीजिए पेशेंट को, 3 या 4 डोज। पसीना आएगा, बुखार उतर जाएगा। ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर वापस आएगा, फिर ऐसे रिपीट कर दो। लेकिन 2 3 घंटे तक वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैंने बताया था। D6 का इफेक्ट और D10 का इफेक्ट कितनी देर तक रहता है, वो मैंने ऑलरेडी क्लास हो चुकी है। फिर भी जब आया, आप इसको फ्रिक्वेंट डोज, 2 3 फ्रिक्वेंट डोज दे सकते हैं पेशेंट को, यानी कि एवरी 10 मिनट आप दे सकते हैं। जब सबसाइड हो जाए या सेटल हो जाए या पीरियडिक हो जाए, तब आप जिस टाइम फीवर है उस टाइम फ्रिक्वेंट दीजिए, अदरवाइज दिन में 3 बार दीजिए। हेडेक लिख देता हूँ सामने, COUGH, कफ, फीवर। नेक्स्ट इज हेडेक। F1, Ver1, Y, D6। केवल 3 रेमेडी से ठीक हो सकता है। एक्यूट की बात चल रही है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। Y या WE, दोनों ही काम करेंगे। अक्यूट मतलब कभी कभी आज हो गया भाई, आज सुबह मैं गया था बाइक पे, हवा लग गई तो सर दर्द हो गया। ऐसा नहीं कि उसको माइग्रेन है, क्रोनिक है, तो फिर अलग ही ट्रीटमेंट चलेगा। ये अक्यूट प्रॉब्लम है, नॉर्मल डेली रूटीन में होने वाली समस्या है पेशेंट को। हेडेक। एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो जाती है कई बार, एपिस्टेक्सिस हो जाए, या पाइल्स बिल्कुल ठीक थे, शाम को कुछ खाना खा लिया ऐसा जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो गई। तो A1B और A2B, वेनस ब्लीडिंग लगे तो A2B, जैसे पाइल्स में हो गया तो A2B दे दीजिए आप। यूटेरिन ब्लीडिंग में भी काम करता है, लेकिन A1B ज्यादा काम करेगा यूटेरिन टाइप की ब्लीडिंग में। एपिस्टेक्सिस में भी A1B काम कर देगा। कैसे देना है, ये उल्टा हो जाता है। हम्म। D10।
नोजिया एंड वोमिटिंग। S11 A3। केवल सिंगल S11 से भी हो सकता है, लेकिन A3 ऐड हो जाए, साथ में W भी ऐड हो जाए और बेटर है। प्रेगनेंसी टाइप की, जो उस टाइम में जो वोमिट्स होते हैं, नोजिया होता है, उसमें भी ये काम करेगी। हार्मलेस है। D10 और 30। D10 में या 30 में आप दीजिए। कल किसी ने पूछा था लास्ट में, जो कोल्ड वाला प्रोटोकॉल है वो प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं, लेकिन आर ही हटा के W ऐड कर दीजिए फिर उसमें। ठीक है। और D6 में हम देते ही हैं। वर्टाइगो। चक्कर आ गए हैं। अब ये किसी को क्रोनिक वर्टाइगो है, वो अलग केस है। ठीक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से है, या कोई वाइटल फ्लूइड लॉस हो गया, कंटिन्यूस हो रहा है, कंटिन्यूस यूटेरिन ब्लीडिंग हो रही है, एनीमिया की कंडीशन है, वो उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, नॉर्मल वर्टाइगो। ठीक है। वैसे ये किसी भी वर्टाइगो में काम करेगा, क्रोनिक में भी करेगा, इवन मिनेरियल डिजीज में भी काम करता है ये। S11 A1 B। कई बार नोजिया भी होती है, इसलिए S11 है इसमें। बैलेंस को बना के रखने का काम, वैसे A3 भी काम करेगा। A1 नहीं है किसी के पास, कई बार रेमेडी नहीं रहती है, तो A3 भी काम करेगा। कई बार किसी के पास ब्लू इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तो W ऐड करिए, W भी काम करेगा। S11 A1 W या S11 A3 B या S11 A3 W, सब केस में काम करेगा। S10 C10 C4 और B। ये थोड़ा लेंदी है प्रोटोकॉल, लेकिन सिंपल। डायरिया काफी अच्छा काम करता है। शॉर्ट प्रोटोकॉल है, अक्यूट प्रोटोकॉल है। प्राइमरी फर्स्ट एड के तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, S10 C10 C4 B। हालांकि अपना गोल्डन फॉर्मूला डायरिया के अलग है, जो मैं बताऊंगा जब S10 आएगी तब। ऐसे बहुत सारे गोल्डन प्रोटोकॉल्स आपको मिलेंगे, जो मैंने बताया था कि कुछ 5-7 प्रोटोकॉल ही आप अपने पास रखेंगे, एक अच्छी D3 किट आपके पास रहे, तो इससे ही आपकी जनरल प्रैक्टिस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रिजल्ट बहुत अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये अक्यूट केस अट्रैक्ट करते हैं। अक्यूट केस में रिजल्ट मिलना अट्रैक्ट करता है आपके पेशेंट को। जैसे कोई पेशेंट आपका चल रहा है, आप उसको अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब मान लो उसको उसी इन बिटवीन उसको कोल्ड हो जाए, आप उसको कोल्ड की ग्लोबिल बना के दे दो, और बिना किसी एलोपैथिक रेमेडी के उसका कोल्ड 3 दिन में ठीक हो जाए, बिना किसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन के, उसका स्टफी नोज ना हो, उसको बहुत ज़्यादा जलन ना हो, तो उसका फेथ और बढ़ेगा ना। अब वो आगे से उसके फैमिली मेंबर भी छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए आप ही के पास आएंगे। फिर वो पैरासीटामोल, सीना रेस्ट इनकी तरफ नहीं जाएगा। ठीक है। एक्चुअली हम एलोपैथी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ना करना चाहिए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी मैनेजमेंट है, वो भी एक पैथी है। उसका सहारा लेते हैं, उनका अलग सिस्टम भी है, दूसरे लोग भी लेते हैं। एक साइंस है, मॉडर्न साइंस है, आज के टाइम की साइंस है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब फिर मेडिकल स्टोर वाला फ्लू के नॉर्मल कोल्ड के लिए भी उसको लगातार एंटीबायोटिक देने लग रहे हैं। यानी कि एक छोटा बच्चा, जब से उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट चला, उसको एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट नहीं थी,
और जब उसको कभी एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट पड़ी, तब तक उसकी बॉडी रजिस्ट हो चुकी है 5 to 10 टाइप की एंटीबायोटिक्स के लिए। यानी कि वो 5 से 10 टाइप की एंटीबायोटिक उसकी बॉडी में काम करेगी नहीं जब कभी उसको इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसलिए हम देखते हैं कि कहीं किसी को फ्रैक्चर हो रहा है, किसी को क्रोनिक इंजरी हो रही है, किसी का सर्जरी हुआ है, तो ज़्यादातर सर्जन जो है वो थोड़ी रेयर टाइप की एडवांस एंटीबायोटिक देते हैं, क्योंकि नॉर्मल एंटीबायोटिक्स उसकी बॉडी को रजिस्ट करने का डर रहता है, लगता है कि अगर ये एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी तो इसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। S1 A1 RE लो बीपी हो जाता है बहुत बार, बहुत सारे पेशेंट का। कई बार जो लोग ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं या पेन किलर से भी, डाइक्लोफेनेक वगैरह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहता है, लोअर साइड हो जाता है। हालांकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट में इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं, क्लोटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन नॉर्मल केस में लगातार 3 4 दिन तक एंटीबायोटिक ले, वही खासकर फीमेल का बहुत काफ़ी कंडीशन में लो चला जाता है, क्योंकि उनको हेडेक वगैरह ज़्यादा रहते हैं। एक तो काम की प्रॉब्लम है घर में, दूसरा कोई फैमिली प्रॉब्लम भी हो जाए हस्बैंड की तरफ से या बच्चे की तरफ से तो वो और ज़्यादा। दूसरा उसको इन्वायरमेंट अंदर ही रहना है, सांत्वना देने वाले लोग नहीं है, तो फीमेल को ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती है, वो फिर बता भी नहीं पाते किसी को। ये चीज़ हमें इसमें ध्यान रखनी है। S1 S2 और B 200 एसिडिटी, सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट। ठीक है। हालांकि मैं बोल रहा हूँ रूट कोज के लिए नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। जो एसिड का एक्चुअली स्टमक पे जो सिक्रेशन है उसको ये रोक, कम एसिड सिक्रेट करने के लिए प्रमोट करती है बॉडी को, नेचुरली कम सिक्रेट हो। क्योंकि हाइपर एसिडिटी का एक कारण ये भी रहता है हाइपर ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सिक्रिएट हो जाता है, ओवर ईटिंग करने वालों को भी होती है। लेकिन S1 S2 और बी तीनों को 200 में आप दे देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन रूट कोज की तरफ जाना है, ट्रीटमेंट करने के लिए जरूरी है, ये सिम्टोमेटिकली रिलीफ देने के लिए ये अच्छी चीज़ है। सुबह खाली पेट दे दीजिए, कुल्ला उल्ला करने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में, ऐसे ही शाम को डिनर से पहले दे दीजिए पेशेंट को, जैसे हम पेंटोप डी वगैरह और रेबेकाइन DSR वगैरह का यूज़ करते हैं, उसी टाइप से इसको सुबह शाम लिया जा सकता है। लेकिन परमानेंट नहीं, कुछ दिन देने के बाद में स्टॉप कर दें। ये इलेक्ट्रोपैथिक रेमेडीज भी, क्योंकि जो जो हायर डाइल्यूशन है वो कहीं ना कहीं पोटेंटाइज भी होता है, क्योंकि अ, उसको स्ट्रोक भी दिए गए हैं, मोर डाइल्यूट किया गया है, तो बॉडी इसको भी रेजिस्ट कर सकती है। एनर्जी तो है ना, ये रेमेडी मोलिक्यूल्स तो इसमें नहीं होते हैं, तो ये रेजिस्ट कर सकता है। उस कंडीशन में आप अ, जो है, वैसे मैं मोस्टली वन टाइम ही बोलता हूँ, जैसे ये S1 S2 और बी को सुबह सुबह दीजिए खाली पेट, कुछ दिन बाद इसको शाम को दे दीजिए, यानी कि 15 दिन सुबह सुबह, 15 दिन शाम को, सुबह की बंद करके, ताकि रेजिस्टेंस ना आए। बाकी रूट कोज पे काम करते रहिए, और रेजिस्टेंस ना आए उसके लिए फिर जैसे 200 दिया 1 मंथ आपने, उसके बाद इसको 30 पे ले आइए। ठीक है, इस टाइप से हमारा एनर्जी का जो सर्कुलेशन है वो चेंज हो जाता है जब डायल्यूशन चेंज होता है, ट्रांसपोर्टेशन अलग तरीके से होता है। यानी कि ब्रॉडबैंड जो एरिया है, फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। आप सिंपल समझिए, एक फ्रिक्वेंसी पे एक FM का स्टेशन चलता है, दूसरी फ्रिक्वेंसी पे दूसरा स्टेशन चलता है, तो इसलिए रेजिस्टेंस वाले चांस कम हो जाते हैं जब हम
डाइल्यूशन चेंज करते हैं। और ये रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम ज़्यादातर 200, 1000 और 10,000 वाले केस में आती है। 30 में भी बहुत ज़्यादा नहीं आती। लेकिन 30 को भी आप उसी सीरीज में ले सकते हैं। बाकी D10 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यूस हम कहीं कहीं 6 6 महीने तक भी रेमेडी देते रहते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन का यूज़ भी लगातार करना है। आगे हमारी क्लास चलती रहेगी, उसमें सब चीज़ें आएंगी। डिसेंट्री में भी वही काम करेगा, डायरिया वाला ही। C4 इसलिए तो ऐड किया गया उसमें। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन की बात है, कॉन्स्टिपेशन के भी केसेस हैं। कॉन्स्टिपेशन में हमें ध्यान रखना है, कॉन्स्टिपेशन उस लेवल पे हमें ट्रीट करना चाहिए जैसे मैंने बताया था, अक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक और डिजेनरेटिव। तो डिजेनरेटिव तो वाली चीज़ तो नहीं आती है, लेकिन अक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक ये जरूर आता है। अभी मैंने 2 क्लास पहले बताया था। कॉन्स्टिपेशन में तीनों स्टेज आती है। बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो सलास को D4 में ही दीजिए, आप काम करेगा वो। लेकिन कई बार ऐसे पेशेंट आपके पास आएंगे, आप उनको सलास D4 में दे रहे हैं या कंप्लीट फॉर्मुलेशन भी D4 में दे रहे हैं, उस कंडीशन में सलास काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हम उसको, हमारी रेमेडी बिल्कुल 100% आयुर्वेदिक की तरीके से थोड़ा ही काम करती हैं। लेग्जेटिव तो है, लेकिन ये लेग्जेटिव उस तरीके से नहीं है जैसे जैसे सेना है, जैसे सनाए हैं जो आयुर्वेद में यूज होते हैं। या क्रोटोन टिक है जो होम्योपैथी में यूज होता है, जमाल गोटा, उसका मदर टिंचर। बहुत ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, किसी का टूट ही नहीं रहा है, एनीमिया की नौबत आ गई है, तो उसको क्रोटोन टिक की 10 बूंद देके मदर टिंचर की। और 99% केसेस में जो है वो, क्योंकि दस्त लगाता है वो तो सीधा सा। तो वैसे ही नहीं, हमारी रेमेडी तो फंक्शनली चीज़ों को इम्प्रूव करेंगी, उसको ठीक करना है हमें। तो आप उसको 30 में दीजिए। मैंने कितनी बार बताया कि S1 और सलास, खाना खाने के पहले S1, खाने के बाद में सलास, तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम, दोनों के इकट्ठा भी दे सकते हैं, लेकिन अलग अलग आप दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इम्प्रूवमेंट होगा। सब एक्यूट और क्रोनिक दोनों केस में से दीजिए, लेकिन अक्यूट की बात चल रही है तो हम उसी तरीके से लगेंगे। स्लास, वर्बन और वाई, D4, कॉन्स्टिपेशन, 20 ड्रॉप्स एट बेड टाइम इन ल्यूक वार्म वाटर, हल्के से गुनगुने पानी में। स्लास, वर्बन और वाई, D4 में, बेड टाइम, सोते समय पेशेंट को हम 20 से 25 बूंदे, 30 ड्रॉप, लेकिन 40 40, 50 50 ड्रॉप देने की जरूरत नहीं है। मान लो रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर सीधा 30 पे जाइए। उसकी प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो फिर वहां से स्टार्ट होगा। लेकिन क्योंकि ये जो मैंने अक्यूट प्रोटोकॉल आपको बताया था, इसी के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो ये हमने आज रखा, कुछ थेरेपेटिक यूजेस बताए मैंने रेमेडी के, थोड़ा प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करी दोनों हाफ के क्लास को ही प्रैक्टिकल वे में, क्योंकि अब मैक्सिमम थ्योरेटिकल चीज़ें आप सब लोग जो नए लोग हैं वो भी समझ चुके हैं ऑलरेडी। दे नोज वेरी वेल now that what are the electricities, what are S group, C group, S1, what is D6, what is D10, D4, 200, सब ऑलरेडी अच्छे से जान चुके हैं। तो अब इस वे में हम जो डिस्कशन है वो कर सकते हैं, जहाँ पे हम सीधा ट्रीटमेंट की, डोज की और डाइल्यूशन की बात करें। ऑलरेडी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। केस टेकिंग एक इम्पोर्टेंट
टॉपिक तो है, लेकिन अभी टाइम उतना नहीं है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कल हम इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से। और किस टाइप से केस को लें, एक पेशेंट के पास एक पेशेंट आता है, उसको मल्टीपल डिजीज हैं, तो हम कैसे डिसाइड करें उसका क्या ट्रीटमेंट देना है, कौन सा प्रोटोकॉल देना चाहिए, कितने प्रोटोकॉल देने चाहिए। फ्रोजन शोल्डर सर अक्यूट केस नहीं है, फ्रोजन शोल्डर तो क्रोनिक केस है। अब शोल्डर पेन की अगर बात कर रहे हैं तो S5C3F1W ये शोल्डर पेन में आप दे सकते हैं पेशेंट को, D6 में। अक्यूट केस की हम बात कर रहे हैं, उसी के बारे में तो था। फ्रोजन शोल्डर तो एक कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन है फ्रोजन शोल्डर। अक्यूट भी हो जाता है कई बार, तो उस केस में भी आप यही दे देंगे। मान लो किसी को एकदम से हो गया, झटका आ गया, कहीं इंजरी हो गई, तो आप उसमें दे सकते हैं। फ्रिक्वेंट डोज दे दे, दिन में 5 बार 6 बार, साथ में कॉम्प्रेस लगवाइए। और कॉम्प्रेस को थोड़ा डाइल्यूट करके लगवाइए, डायरेक्ट D4 मत लगवाइए। 100 ml में, 100 ml डिस्टिल वाटर में कॉम्प्रेस की 10 बूंदे ऐड कर दीजिए, बस 10 से 15 बूंदे जो आपने बनाया है। इंजरी डीप में जाती है फ्रोजन शोल्डर की या शोल्डर इंजरी में, तो और अच्छे से रिलीज, और अच्छे से काम करता है। चलिए अभी आज इतना ही रख रहे हैं, अब किसी को क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछिए, केस टेकिंग कल करेंगे हम। नमस्ते सर। जी मैडम, नमस्कार। सर वैन वन के बारे में जैसे भी आप बता रहे हैं कि ये किसी भी वैक्सीन के इफेक्ट को, साइड इफेक्ट को कम करने में या खत्म करने में हेल्प करती है। तो जो हाँ। वैक्सीन का वैसे इफेक्ट होगा बॉडी में, तो उसके ऊपर इसका कैसा इफेक्ट नहीं रहेगा सर, नहीं, कि उसका कोई जिस इफेक्ट नहीं, पर्पज जो के लिए। बैरियर खड़े करे हैं वैक्सीन ने दूसरे, सेकेंडरी इफेक्ट उनके लिए। जी सर, और वो तो प्राइमरी पे कोई वैक्सीन को जो इफेक्ट नहीं काम आएगा। करना था, कोई भी वैक्सीन विद इन टू एंड थ्री मंथ जी। अपना काम कर देती है ना। जी सर। तो वो तो काम हो वो चुका। एंटीबॉडीज कोविड की उसमें बना वैक्सीन दी टू हैं। थ्री मंथ बाद कोई वर्क नहीं है उसका, वो तो वो अब तो उसके साइड इफेक्ट ही हैं जितने भी हैं। बिल्कुल सर, मैं भुगत रही हूँ ना एक्चुअली। हाँ देखो, कोई भी तो वैक्सीन है मैं साइड इफेक्ट तो होते ही है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक बच्चा है, ऑटिस्टिक है, एंड 4.5 साल का है, उसको अभी तक बोल भी नहीं पाता। तो हम हाँ। कुछ हेल्प कर सकते हैं सर इस केस में? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसकी डिटेल भेजना आप मुझे, मैं बताऊंगा। ऑटिज्म में काम कर सकते हैं, बड़ा अच्छा काम कर सकते ठीक। सर डिटेल्स तो क्या, डिटेल्स बस इतना ही है सर, जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं वही सारे हैं। और रिकेट्स भी हो गया उसको। बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है सर। हैं। कोई नहीं, आप भेजना एक छोटी सी। 4.5 साल। ऑटिज्म मैम शुक- थोड़ा इतना इजी केस नहीं है कि हम उसको 1 मिनट के डिस्कशन में देख सकें। छोटा सा ठीक है वीडियो सर, बना, जब आप फ्री छोटा हो। सा वीडियो बना के उसका भेजिए आप मुझे। ठीक है सर, मैं उस बच्चे का वीडियो बनवाती हूँ घर वालों से, हाँ। फिर आपको भेजती हूँ। हाँ जी, हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो हेलो सर। सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर, जब कोई मेडिसिन हमें रेजिस्टेंस कर जाती है तो उसके हाँ, बाद सर उसको रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए सर? उसको आप इंटरमिटेंटली वर्वन दे सकते हैं बीच में, वर्मीफिगो 1। ओके सर, मतलब D6 में? नहीं नहीं, आप 30 में या 200 में दीजिए, और सिंगल वो दिन वर्वन का ही रखिए। उस दिन बाकी मेडिसिन बंद करा दीजिए, और वर्वन को दीजिए, सुबह शाम दे दो जो 30 में। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो। जैसे होम्योपैथी में सल्फर को यूज करते हैं लोग। हेलो हाँ जी, अरविंद जी बोलिए। सर, ये जो एसिडिटी का आपने बताया S1S2BE, हाँ तो सर ये मतलब काफी जो क्रोनिक एसिडिटी सर उसमें भी काम करेगा सर ये? सर, आज हम अक्यूट केस की बात कर रहे थे इसमें, लेकिन हाँ करेगा उसमें भी। ठीक है सर, थैंक यू, नमस्कार सर। नमस्कार। सर सबके साथ एक बी का फीडबैक शेयर करना चाहती हूँ सर। एक अमेजिंग, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना अमेजिंग रिजल्ट रहता होगा।
मेरी फिंगर इंजर्ड हो गई थी और बहुत अच्छी ब्लीडिंग हो रही थी उससे। हाँ और उसमें B का D4 उसके वुंड के चारों तरफ, वुंड को छोड़ के उसके चारों तरफ अप्लाई किया। सर विद इन सेकेंड्स ब्लीडिंग बंद हो गई। हाँ, तो क्लोटिंग फैक्टर को प्रमोट करता है ना बी जब हम लगाते हैं। जी सर। जी सर। सर मतलब अनबिलीवेबल था वो, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लीड कर रहा था फिंगर, और वो सेकंड्स में सर अप्लाई करते करते वो ब्लीडिंग बंद हो गई। हाँ, तो, तो सर आपसे ही सीखा है सब चीजें, तो अप्लाई करके पता लगता है कि हाँ हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कितनी अमेजिंग रिजल्ट देती है। इसीलिए तो ब्लीडिंग पाइल्स में A2G की जगह A2C5B को हम यूज करते हैं एनएस बाथ देने के लिए। ओके सर। एंड सर एप्लीकेशन में भी वो क्योंकि आप ज्यादा अच्छा देखिए, करेगा फिर एक काम। एक पाइल्स के पेशेंट को या हेमरेड के पेशेंट को ब्लीडिंग डीप में हो रही है ना, लेकिन जी। एनएस बाथ हम उसको सरफेस पे दे रहे हैं, रेक्टम के नीचे, जी। फिर भी उसकी ब्लीडिंग रुक जी। जाती है। वो क्योंकि सुपरफिशियली अंदर जाता है B का इफेक्ट। और वो कैपिलरीज के और उनके थ्रू क्लोटिंग फैक्टर को जो जी। प्रमोट करता है। जी सर। सर जी पीयूष जी। गुड इवनिंग सर। गुड सर बोल इवनिंग। रहे बी जब अप्लाई करेंगे वो कौन सा डाइल्यूशन में करेंगे सर, एक्सटर्नल जब ब्लीडिंग होगा? D4। D4 में करेंगे? हाँ जी। जी सर। गुड इवनिंग सर, एम आई ऑडिबल? यस सर। सर अगर कोई पेशेंट को एनाफिलेक्टिक शॉक जैसा अगर कुछ हो, साइड इफेक्ट एलोपैथी का, तो हम्म उसमें हम दे सकते हैं सर ये? उसमें सर आप एक तो S130 दीजिए पेशेंट को। S130 किसी भी एलोपैथिक रेमेडी के अगर कोई रिएक्शन हो जाए तो स्क्रोफलोसोवन और वर्वन आपको देना है 30 में। इस ठीक ओके है। सर, थैंक ठीक है यू। सर जी, ठीक है। और कोई? अभी 1 मिनट और बचा है हमारे पास मीटिंग एंड होने में। चलिए, तो कल फिर हम केस टेकिंग पे डिस्कशन करेंगे। और अब प्रैक्टिकल चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इनका रिजल्ट लेते रहें। अक्यूट केस मैंने छोटी मोटी चीज़ों के लिए बता दिया है, आगे प्लांट और रेमेडी हम पढ़ेंगे केस टेकिंग के बाद में, तब इजली और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड वेरी नाइट सर। गुड।